मैं मौजूद हूँ अमेरिकी शहर ह्यूस्टन में। ये जो आप सारे घर देख रहे हैं वो मुझे बड़े खूबसूरत से घर नज़र आए हैं। इन घरों के अंदर नॉर्मली जो है वो स्पेस आपको ज़्यादा दी जाती है गार्डनिंग के लिए कि काफ़ी अरसे बाद गालियाँ देने का मौका मिला है किसी पॉडकास्ट खाने के लिए आए इधर। दानिश भाई लपाशा बाहर जा रहे हैं। छोटे छोटे ये शहर थे और इनके अंदर बड़ी ख़तरनाक डेविस्टेशन हुई थी। इनके एयरपोर्ट्स उड़ गए थे। यहाँ पे जिस वक्त भी बारिश होगी तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये तकरीबन कोई 10 फुट से लेके 8 फुट से लेके 12 फुट 15 फुट के दरमियान में यहाँ पे पानी को डिटेन कर लिया जाता है। ये सारे गड्ढे जो गड्ढे आपको नज़र आ रहे हैं डिटेंशन पॉन्ड्स हैं, उनके साथ ड्रेनेज का सिस्टम यहाँ पे पूरे शहर के अंदर आपको ये सिलसिला नज़र आएगा। 80 एकड़ के ऊपर ये इलाका है शहर के अंदर यहाँ पे किसी भी किस्म की कोई गवर्नमेंट की बॉडी की कोई आपको डेवलपमेंट नजर नहीं आएगी, किसी प्राइवेट बॉडी की डेवलपमेंट आपको नजर नहीं आएगी। ये बेसिकली जब यहाँ पे बारिशें होती हैं तो यहाँ पे पानी को प्रिजर्व करता है ये एरिया। तो शहरों के बीच में या शहरों के दरमियान में इतने बड़े बड़े फ्लड प्लेन्स डेवलप करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो बर्बाद होता हो जाए, कोई मसले वाली बात नहीं है, लोगों को कुछ नहीं होना चाहिए। 80 साल पहले शहर बनाने से पहले उसको प्रिजर्व करने के बारे में प्लान कर रहे हैं। आपको यहाँ पे किसी भी जगह के ऊपर किसी भी घर के बाहर कोई आपको ट्रैश नज़र नहीं आएगा, आपको गंद नज़र नहीं आएगा, डेवलप्ड सारे के सारे घर नज़र आएंगे और ये सारे के सारे रेनोवेट हुए हैं। अच्छा जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अमेरिकी शहर ह्यूस्टन में। कुछ दोस्तों के साथ मुलाकात, यहाँ पर घूमना है, खाना पीना है। कुछ फ्लड के हवाले से अमेरिका में किस तरह चीज़ें डेवलप हुई हैं पिछले सालों में, उस पर बात करेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हमारे दानिश भाई के साथ और हसाम भाई के साथ। भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया और आज मुझे होस्ट कर रहे हैं। हम लोग गाड़ी में बैठ के तो जा रहे हैं, लेकिन दानिश भाई के इलाके में खड़े रह के ये जो आप सारे घर देख रहे हैं वो मुझे बड़े खूबसूरत से घर नज़र आए हैं। तो दानिश भाई मुझे कुछ घरों के हवाले से, स्टाइल के हवाले से कुछ कह रहे थे, तो वो पहले उनसे बात करते फिर गाड़ी में बात करें। तो ये क्या, ये घरों का स्टाइल जो आप बता रहे हैं किस किस्म के घर हैं ये बेसिकली पैटियो होम्स है। बेसिकली इस सब डिवीज़न के अंदर जहाँ पे हम मौजूद हैं ये मेमोरियल का इलाका है, ह्यूस्टन के अंदर सिटी से करीब है। और ये जो स्पेसिफिक आप डिज़ाइन देख रहे हैं ये तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली को 5000 स्क्वायर फीट्स 5500 स्क्वायर फीट्स है। लेकिन इन घरों के अंदर नॉर्मली जो है वो स्पेस आपको ज़्यादा दी जाती है गार्डनिंग के लिए। अच्छा, ठीक है। तो आप अभी जिस वक्त मेरे घर के अंदर यहाँ पे एंटर हुए थे तो आपने देखा होगा कि पैटियो है, तो पैटियो यहाँ पे आपको फ्रंट में भी मिलेगा, साइड्स के ऊपर भी मिलेगा और बैक साइड के ऊपर भी मिलेगा। अच्छा, तो ये पैटियो होम्स है। जिस तरीके से आप अक्रॉस द रोड जाएंगे तो वो फिर स्टैंडर्ड साइज होम्स आते हैं शुरू। ओके। तो ये है इस तरीके से ये हमारी लोकेलिटी जो है बड़ी नीट क्लीन सी है। गुड मैन, यू गॉट अ नाइस हाउस एंड नाइस एरिया। एक्चुअली यहाँ पे आके मुझे वो एक कराची वाली एज इन आई वुड से, एक तो वार्म वेदर है फीलिंग होती है, क्योंकि मैं मिशिगन में जब रहते हैं तो ये ब्रिक होम्स आपको ऐसे नज़र नहीं आते, वहाँ तो सारा वुडन और ये सारा चक्कर है। तो यहाँ पे ये ब्रिक ज़्यादा है। आपको ब्रिक नज़र आएगी, आपको स्टको नज़र आएगा। आपको ह्यूस्टन के अंदर बेसिकली जो डेवलपमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो कंपैरेटिवली मैं ये कहूँगा कि एक तो नया है, ठीक है, और दूसरा ये है कि यहाँ पे आपको मुख्तलिफ डिज़ाइन जो है वो मिल जाएंगे और कस्टम बेस्ड नेबरहुड भी मिलते हैं। कस्टम बेस्ड नेबरहुड अब हसाम जो है, हसाम कंस्ट्रक्शन के अंदर प्रॉपरली इज अ कॉन्ट्रैक्टर एक्चुअली। ओके, तो मेरे से ज़्यादा ये आपको बता सकते हैं कि यहाँ पे डिज़ाइन किस तरह चल रहा है। लेकिन जो फिर गाड़ी में ही बैठ के सारी बातें करते हैं। ओके, थैंक यू। जी दानिश भाई बहुत बहुत शुक्रिया यार। बाय द वे आप लोगों को अगर नहीं पता, दानिश जो हैं और हसाम ह्यूस्टन में बैठकर एक पॉडकास्ट करते हैं, स्पेशली यहाँ की जो पाकिस्तानी साउथ एशियन कम्युनिटी है उनके लिए भी और मुख्तलिफ इश्यूज़ पे। तो आज आई वॉज ऑनर्ड टू बी पार्ट ऑफ देयर पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच। हमने बहुत सारी बोले जी, आप आए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरी कॉल के ऊपर डीट्रॉइट से आए हैं यहाँ पे फ्लाई करके। मैं बहुत मशकूर हूँ आपका, बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें टाइम दिया है। और अभी आपके साथ जो हमने रिकॉर्डिंग की है वो काफ़ी जो है ना इनलाइटनिंग थी। बिल्कुल इनलाइटनिंग इन द सेंस कि काफ़ी अरसे बाद गालियाँ देने का मौका मिला है किसी पॉडकास्ट में। मज़ेदार थी। अच्छा, तो वो इंशाल्लाह आप लोग थोड़े दिनों में देखेंगे, वो वीडियो एडिट होगी, हो सकता है इस वीडियो से पहले वो पोस्ट हो जाए, विल सी। बट दानिश और हसाम करते हैं। तो चलें जी, हम किधर जा रहे हैं दानिश भाई? अभी तो हम सर फिलहाल बाहर निकले हैं। मैंने कुछ चीज़ें अपनी जो है ना वो रिप्लेस करनी थी, तो वो अभी यहीं पे करीबी गैस स्टेशन पे जाएंगे, वहाँ से रिप्लेस करेंगे और फिर देन विल हेड आउट टू ईट समथिंग आउट एक्चुअली। ओके,
तो आपके साथ शेयर करेंगे। जी बिल्कुल। तो हसाम भाई, आप ब्रीफली गाड़ी कंस्ट्रक्शन के हवाले से आप जो बता रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे कि आपका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, तो किस तरह घरों के कंस्ट्रक्शन का वो आप पैटियो टाइप हाउस का बता रहे थे कुछ? हाँ, पैटियो टाइप हाउसेस होते हैं यहाँ पर, कस्टम बेस्ड नेबरहुड्स होते हैं जिसमें आपको सिटी अलाउ करता है, आप अपने ड्राइंग्स आप सबमिट कराते हैं तो जिस तरह आप चाह रहे होते हैं तो अकॉर्डिंग टू सिटी स्टैंडर्ड वो अलाउ करते हैं आपके लिए कि आप अपने जो आपने जो एक विजुअलाइज किया हुआ होता है कि आप उस नेबरहुड में बना सकते हैं, मगर वो एक सर्टेन नेबरहुड होते हैं। राइट। एवरी नेबरहुड इज नॉट नॉर्मली HOA आपको अप्रूव नहीं करता कि आप अपनी मर्जी का डिज़ाइन जो है वो इम्पोज करें। हर सब डिवीजन के अपने अप्रूव डिज़ाइंस होते हैं, वो तकरीबन कोई 7 या 8 डिज़ाइंस होंगे। जब भी आप व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू गेट अ लैंड तो वो आपको बता देंगे कि जनाब आपके पास ये 5-6 ऑप्शंस है, तो इसके अंदर से आपने डिज़ाइन डिसाइड करना है। तो वंस यू गेट लाइक लिटरली आपने एक चीज़ फाइनलाइज करवा ली है तो फिर आपको उनकी फिनिशेस के ऊपर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप उनको फिनिश किस तरह करवाते हैं। तो घर बनाने के लिए बेसिकली यहाँ पे ऑब्वियसली ऐसा नहीं है क्योंकि आपने पीस ऑफ लैंड खरीद लिया और अपनी मर्जी का घर बना लिया, कुछ प्रोटोकॉल आपको फॉलो करने पड़ते हैं। आपको बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कोड्स आपको बहुत ज़्यादा फॉलो करने पड़ेंगे। आपको खाली जिस तरह हम लोग जिस जगह से हमारा ताल्लुक है वहाँ पे हम लोग अपनी मर्जी के नक्शे बनाते हैं, उनको फिर बाद में अप्रूव करवा लेते हैं। तो यहाँ पे US में रहते हुए आप नहीं करवा सकते। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी जगह पकड़ ली पाकिस्तान की तरह घर खड़ा कर दिया है। नहीं सर, नॉट एट ऑल, यहाँ पे नहीं आप अच्छा, यहाँ एक चीज मुझे ये भी नोटिस होती है कि जो आपके नेबरहुड से मैं आया हूँ और उसमें मतलब सिंगल स्टोरीज, तो क्या कोई ये वो पाबंदी है कि 2 स्टोरी नहीं बना सकते या कोई लिमिट है? नहीं, कुछ देखें, अब जिस तरह मेरे पास पैटियो होम है, तो पैटियो होम के अंदर बेसिकली आपको स्मॉलर स्पेसेस चाहिए होती हैं और फ्लैट स्पेसेस चाहिए होती हैं। राइट। तो पैटियो होम्स नॉर्मली वो लोग परचेज करते हैं जिनकी फैमिली साइजेस छोटी होती है। राइट। ठीक है, जिन लोगों की फैमिली साइज ज्यादा होगी वो फिर आपको डबल स्टोरी जो है ना वो घर लेंगे, बड़े बड़े यार्ड्स के साथ घर लेंगे। राइट। मुझे गार्डनिंग करने का शौक है तो वो डेफिनेट सी बात है, मेरे लिए जो है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंस ये है कि मुझे स्पेस चाहिए जिसके अंदर मेरा गार्डन जो है ना वो वर्कआउट हो सके। राइट। तो मेरे लिए इसलिए लेकिन कोई स्टोरी लिमिट नहीं है कि इतनी स्टोरी लिमिट का आप घर बनी 2 स्टोरीज हैं। और बेसिकली आप अगर कनाडा जाएंगे ना तो कनाडा के अंदर आपको नजर आएगा कि वहाँ पे ट्रेंड है, वहाँ पे बेसमेंट्स भी डेवलप करते हैं। यस। ठीक है, हम लोगों का ह्यूस्टन के अंदर वो ट्रेंड नहीं है और उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि हमारे पास फ्लडिंग बहुत ज्यादा होती है। यस। तो अगर फ्लडिंग होगी और आपकी बेसमेंट डेवलप हुई हुई है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, देयर इज अ चांस कि आपकी प्रोबेबिलिटी है कि आपकी जो है ना घर के अंदर जो है ना सेम आ जाएगा या प्रॉब्लम आएगी। तो आपको उसको अवॉइड करने के लिए एक तो आपको जो फ्लोर लेवल है, फ्लोर लेवल से ऊपर आपको डेवलपमेंट करनी पड़ती है और आपने बेसमेंट्स को अवॉइड करना होता है। तो बाकी ह्यूस्टन के अंदर बहुत आपको डिफरेंट किस्म की जो है आपको सेटअप्स मिलेंगे रिलेटिवली न्यू होने की वजह, क्योंकि पूरा शहर जो है ये सारा का सारा नया है ये। ठीक है, मैक्सिमम आपको 50-60 इयर्स की हिस्ट्री मिलती है। ऑयल एंड गैस बेस्ड इंडस्ट्री है, जितने भी सारी स्टेटों से लोग यहाँ पर आए उन्होंने आके अपने बिजनेसेस यहाँ पे इस्टेब्लिश किए, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के साथ एसोसिएट हुए, उसकी हिस्ट्री मैक्सिमम आपको 50 इयर्स तक मिलती है। तो 50 साल के अंदर अंदर डेवलपमेंट हुई हुई है। आपको बहुत पुरानी भी जगह नजर आएगी, डाउनटाउन के अंदर कुछ वार्ड्स हैं, 3rd वार्ड है, 4th वार्ड है, 5th वार्ड है, तो उनकी आपको जो है वो तकरीबन वो मैक्सिमम आपको 60 इयर्स के करीब आपको नजर आएगी। राइट। तो इसलिए आपको अमेरिका के पुराने शहरों के अंदर जब जाते हैं, लाइक जिस तरह आप डिट्रॉइट से, मिशिगन से हैं, तो वहाँ पर डेवलपमेंट बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है। राइट। ठीक है, और वो जितनी ज्यादा तो हिस्टोरिकल डिस्ट्रिक्ट्स भी वहाँ पर कुछ हैं, तो वहाँ पे तो बल्कि हिस्टोरिकल डिस्ट्रिक्ट का तो सबसे बड़ा मसला है कि वहाँ तो कोई चेंज आप करना चाहें तो 10 किस्म की परमिशन लिए बगैर आप चेंज भी नहीं कर सकते। आप बिल्कुल ऐसे ही है, वो यहाँ पे भी ऐसे ही है। अभी हुआ ये था कि जिस वक्त मैं यहाँ पे मूव हुआ था ना, तो मुझे मैं थोड़ा सा ग्रीन एनर्जी को सपोर्ट करता हूँ, तो मैंने गाड़ी भी ग्रीन ली। ठीक है, मैं टेस्ला ले ली। ओके। ठीक है, और फिर मेरे सर पे खुमार चढ़ा हुआ था कि मैं अपना घर जो है वो भी सोलर पावर्ड करवा लेता हूँ। नाइस। तो मेरे साथ जो प्रॉब्लम हुई वो प्रॉब्लम ये हुई कि मैंने अपने HOA को रिक्वेस्ट दी कि मेरा जो ये सारा प्लान है इस लिहाज से मुझे अपनी रूफ के ऊपर जो है ये क्या नाम है, ये सारे जो है ना ये पैनल्स लगवाने। तो मेरे HOA ने सिर्फ और सिर्फ फ्रंट के ऊपर 4 पैनल्स आ रहे थे, मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। तो रूल्स मौजूद हैं, रूल्स के बगैर कुछ भी नहीं आप कर सकते। दिस इज द बेस्ट पार्ट दैट यू लर्न अबाउट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। रूल्स बनाए गए हैं, रूल्स आपकी कन्वीनियंस के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, अगर आप रूल्स हट के अब तक कुछ करने की कोशिश करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको शट डाउन भी कर दिया जाएगा। इसीलिए आपको चीजें ऑर्गेनाइज या कोऑर्डिनेटेड तरीके से मिलती है ना, क्योंकि सारे लोग रूल्स को फॉलो करते हैं। अगर कोई ना करे तो फिर तो है ना कि यूनिफॉर्मिटी वहीं पे नजर आएगी जहां पे आपके ऊपर कोई ऐसी बॉडी बैठी हुई है जो कि प्रोग्रेसिव माइंड रखती है। और मैं आई वुड हैव टू गिव इट टू देम कि लिटरली इन लोगों की जो डेवलपमेंटल अप्रोच है वो बहुत पॉजिटिव है। वो मुझे भी, आई एम श्योर कि आप भी यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर रह रहे हैं,
ठीक है, आपको भी पता है इस चीज़ के बारे में। तो अब ये हम लोगों को ये एक बहुत बड़ी रीज़न होती है जिसकी वजह से हम बहुत जल्दी आके इस कल्चर के अंदर, सिस्टम के अंदर सिमुलेट कर जाते हैं। ये जो रूल्स और जो हमारे ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस या रेगुलेशंस लगाई जाती हैं, ये आपके और हमारी बेहतरी के लिए हैं। राइट। अब अगर से फॉर एग्जांपल एक और बड़ी खूबसूरत बात मुझे पसंद है कि जिस नेबरहुड के अंदर हम लोग हैं मौजूद, अगर इस नेबरहुड के अंदर कोई सेक्स ऑफेंडर आ जाता है, ठीक है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड रखने वाला कोई बंदा आ जाता है, राइट, तो ऑटोमेटिकली वो जो पब्लिक डोमेन्स है, पब्लिक डोमेन्स के ऊपर उसकी इन्फॉर्मेशन अपलोड कर दी जाती है। आपको पहले से अलर्ट कर दिया आपको अलर्ट कर दिया जाता है, और ऐसे लोगों के आने की वजह से ऑटोमेटिकली जो आपके जो एरियाज हैं उनकी जो वर्थ है वो डिप्रिशिएट करती हुई नजर आती है। तो जो होम ओनर्स एसोसिएशन है या HOA है, वो ऐसे लोगों को प्रमोट नहीं करती कि वो इस किस्म के इलाकों के अंदर आके सेटल हों जो कि मुनासिब हैं, Right. या अच्छे स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर मौजूद हैं। तो एक ये भी चीज़ है, अब हम जिस कल्चर से हैं वहाँ पे किसी ने कोई गलत काम किया हुआ है, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी की हुई है, तो उसको लोग झुक के रुक के सलाम करते हैं। यहाँ पे भाई अगले को देखते भी नहीं है, इवन फैमिली मेम्बर्स नहीं देखते हैं यार। आप यहाँ पे 2 इवेंट्स होते हैं, क्रिसमस है, ईस्टर है, थैंक्सगिविंग है। थैंक्सगिविंग के ऊपर अगर आपकी फैमिली के अंदर कोई ऐसा कोई इशू, कोई बंदा है जिसने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी की है, फैमिली नहीं इनवाइट करती यार। तो दैट वाज अ कल्चरल शॉक फॉर मी, क्योंकि हम लोग तो सलाम ठोकने वाला मजा ना। अच्छा जी, इधर खाने के लिए आए इधर दानिश भाई, लपाशा इज अ प्लेस। लाउंज है, मेडिटेरेनियन फूड है, इट्स मोर ऑफ अ हुक्का लाउंज। प्लस आपको यहाँ पे खाने पीने का बड़ा अच्छा सीन मिलता है। ओके, स्वीट्स बड़ी मजे की हैं इनकी, तो आप इंजॉय करेंगे आज। चले आए देखते हैं। तो ये जनाब ये सीन है जी, थैंक यू। Where do you want to sit? Inside, outside? डजंट मैटर। अंदर थोड़ा सा स्मोक का धुआं होगा लेकिन बड़ा कंफर्टेबल रहेगा। बाहर ओपन एयर रहेगा लेकिन ओपन एयर भी बड़ा होगा। इट्स अप टू यू, इट्स अप, या That's it. श्योर। बाहर जा रहे हैं। अच्छा, स्मोकिंग सीन आजकल वैसे पूरे US में काफ़ी बड़ा हुआ है। हमारे यहाँ मिशिगन में भी काफ़ी। ओह, दिस इज़ नाइस। Yeah, वो it's like, I just want to capture the vibe of it and all that. तो इसलिए हम यहाँ पे डिस्कशन कर भी नहीं रहे वैसे। अच्छा, ये दानिश भाई फूड क्या है ज़रा मुझे बता दें तो ये मैं डॉक्यूमेंट कर लूँ हमने क्या मंगाया है। सर ये चिकन quesadillas है और ये इनकी चिपोटले सॉस है। साथ में हमारे पास ये हमस है, हमस में चिकन है। ये लोग सर्व करते हैं चिपोटले हमस के साथ, और चिपोटले थोड़ा सा जो है स्पाइसी हो जाता है। ओके, तो मैंने रेगुलर हमस ऑर्डर किया है, और साथ में आपके पास ये ड्रिंक्स है। कैसा हमारा ड्रिंक है ये? दिस इज़ रियली नाइस। या इट्स अ मिक्स ऑफ मिंट, एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी। या तो इट्स अ वेरी रिफ्रेशिंग गुड ड्रिंक। आई होप कि आप एंजॉय करें इसको। आई एम एंजॉयिंग इट, दैट्स गुड। अच्छा जी, मैं हूँ आफ्ताब बोरका के साथ, बल्कि मैं क्यों इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ आपको? हाँ, मैं करते, थैंक यू। चले जी दानिश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। कराची से होने के नाते आपने ये ख्याल रखा कि नाश्ते में निहारी खिलाई है हमें। हम इस वक्त ह्यूस्टन में सुबह का नहीं, ऑलमोस्ट 12 अब तो बज रहे हैं। निहारी तो खाई आपने, पहले ये बताया निहारी का मज़ा भी आया है? इट वाज वेरी गुड, इट वाज वेरी गुड। इस वक्त जो इलाके में हम यहाँ पे खाना ही खाना है, सारा पाकिस्तानी कराची वाला जो भी आप कह लें खाना है। तो साथ साथ मुझे आपसे बेसिकली बात ये करनी थी, कंटिन्यूएशन हमारी कल की डिस्कशन से, वो ये कि फ्लडिंग अभी बीच में पाकिस्तान में बड़ी ख़तरनाक किस्म की हुई, हर साल होती है। मैं आई एम ऑलवेज़ फैसिनेटेड इन नोइंग कि जिन इलाकों में पाकिस्तान से ज़्यादा फ्लडिंग होती है, हम ह्यूस्टन में इस वक्त मौजूद हैं, टेक्सास में बारहा तूफ़ान आते रहते हैं, ये आपके क्या कहते हैं हरिकेन्स वगैरह। तो पिछले कुछ सालों में बहुत ख़तरनाक यहाँ तूफ़ान आए थे, उस पर मैं चाह रहा हूँ आप थोड़ी सी बात करें कि यहाँ जो एरियाज़ फ्लड हो गए थे वो किस तरह रिकवर हुए, और यहाँ का जो फ्लड मैनेजमेंट का सिस्टम है उस पर अगर थोड़ा सा आप मुझे बताएं। आफ्ताब, ये जो अभी आपने ये जो पॉइंट रेस किया है ना,
इट्स लाइक लिटरली अभी पाकिस्तान के अंदर जो सिलसिला हुआ उसका बड़ा अफसोस होता है कि हम लोग जो है ये अवॉइड कर सकते थे वो तमाम कैजुअल्टीज़ को जो कि अभी हमने विटनेस की हैं। खाली कैजुअल्टीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते थे, प्लस साथ में जितनी डेविस्टेशन हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हुआ है, इन तमाम चीज़ों को अगर हम बिफोर टाइम अगर मैनेज करने की कोशिश करते तो डेफिनेट सी बात है हम मैनेज कर सकते थे। हम ह्यूस्टन सिटी के अंदर है। ह्यूस्टन सिटी के जो फ्लड प्लेन्स हैं वो फॉर द लाइक 500 ईयर्स दे बिन टेलिंग अस कि हम लोग जियोग्राफिकली उस जगह के ऊपर सिचुएटेड हैं जहाँ पे साइक्लोन्स, हरिकेन्स और ये नेचुरल कैटास्ट्रफीज़ और डिज़ास्टर्स जो है वो बार बार हिट होते हैं। तो एज सच अभी भी इस वक्त क्योंकि हम गल्फ़ से तकरीबन 30 माइल्स दूर है, 30 माइल्स नॉर्थ ऑफ गल्फ़, तो गल्फ़ के अंदर अभी भी इस वक्त करंटली एक डिप्रेशन डेवलप हुई हुई है। तो वो इस वक्त मूव कर रही है टूवर्ड्स लाइक ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। होपफुली उसी साइड पे रहेगी, हमारी तरफ नहीं आएगी, लेकिन हम लोग साल के अंदर तकरीबन कोई 2 या 3 दफ़ा जो है ना हमें ये थ्रेट होता है कि हम लोगों की तरफ जो है ना डिप्रेशन ये डेवलप हो जाएगी। तो हमारे पास लास्ट जो सबसे ख़तरनाक हमारे पास हरिकेन आया था दैट वाज हरिकेन हार्वी। इट वाज अ लेवल 5 हरिकेन और जो उसका लैंडफॉल था वो लैंडफॉल तकरीबन 40 माइल्स साउथ वेस्ट ऑफ टेक्सास, ह्यूस्टन। तो कॉर्पस क्रिस्टी, पोर्ट लवाका, ये सारे छोटे छोटे ये शहर थे और इनके अंदर बड़ी ख़तरनाक डेविस्टेशन हुई थी, इनके एयरपोर्ट्स उड़ गए थे। तो विंड प्रेशर वाज अप्रॉक्सीमेटली 150-160 माइल्स का विंड प्रेशर था। तो यानी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर टोटली ख़राब हो गया हुआ था। तो हम लोग इसकी हरिकेन की बैड साइड पे थे इन अ सेंस, क्योंकि हरिकेन ने डायरेक्ट ह्यूस्टन सिटी को हिट नहीं किया था, हम लोग इसकी बारिशों की जद में आ गए थे। तो हरिकेन पानी सारा का सारा जो है वो पिकअप कर रहा था गल्फ से और सारा डंप कर रहा था यहाँ पे हमारे ऊपर। तो 4 स्ट्रेट दिन जो है हमारे ऊपर यहाँ पे बारिश हुई। 50,000 क्यूसिक लीटर्स ऑफ वाटर वाज लाइक लिटरली ड्रॉप्ड ऑन अस। और इतना ज़्यादा पानी था कि हमारे पास, अगर ह्यूस्टन सिटी का आप मैप मैं आपके साथ स्लाइड शेयर करूँगा, आप दिखा सकेंगे। ह्यूस्टन सिटी वेरी वेल प्लान्ड है अकॉर्डिंग, ये नहीं मैं कहता कि बहुत ही जदीद है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता किसी किस्म का कोई नेचुरल डिज़ास्टर इस किस्म का आके हिट होता है तो ह्यूस्टन सिटी के पास वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं अपने आप को सिक्योर करने के लिए। जियोग्राफिकल प्लेन्स इनके सपोर्ट नहीं करते। तो ह्यूस्टन सिटी के अंदर हमारे पास वेस्ट टू ईस्ट, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम की तरफ कन्वर्ट हो रही है। तो वेस्ट में हमारे पास इस वक्त 2 मैन मेड रेजरवॉयर्स हैं, ठीक है, एक एडिक्स रेजरवॉयर है और एक बार्कर रेजरवॉयर है, और ये 1940s के बने हुए हैं। और उस वक़्त से लेकर अब तक जितनी भी हमारे पास ये फ्लड लेवल्स जितने भी आए हैं तो उनको अभी तक वो मैनेज करते रहे हैं। तो मीनिंग ये है जस्ट जो लोग ये नहीं जानते कि रेजर्वॉयर्स जो आपसे मदद आपकी है कि जब भी यहाँ पर कुदरती आफात या पानी एक्स्ट्रा हो जाता है तो वो उन बड़े बड़े रेजर्वॉयर्स में फ्लड के पानी को स्टोर किया जाता है वक्ती तौर पर, ताकि पानी इलाकों में या बाकी जगहों पे ना फैले और फिर वहाँ से रिलीज़ किया जाता है। ऐसा ही कॉन्सेप्ट है? That is very true actually. That is the core point of like literally having a flood reservoir. Right. तो फ्लड रिजर्वॉयर जो है वो बेसिकली आपका बेसिकली वाटर डिटेंशन सेंटर बन जाता है। Right. तो जिस वक्त पानी अपनी लेवल से रेस कर जाएगा और आपको नहीं समझ में आ रही कि उसको कहाँ पे स्टोर कहाँ पे करना है, तो आप या हमारे वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर डैम्स वगैरह बनाते हैं, वहाँ पे सिक्योर करते हैं। Right. तो यहाँ पे हमने सिटी के अंदर, शहर के अंदर रिजर्वॉयर्स डेवलप किए हुए। Okay. तो 2 रेजरवॉयर्स हैं और 2 रेजरवॉयर्स जो आगे पानी को डाउन द स्ट्रीम जो है वो मूव करवाते हैं, वो बायूज़ के थ्रू करवाते हैं। Okay. टोटल 8 बायूज़ हैं इस शहर के अंदर, और बायूज़ को अगर मैं सही तरीके से पुकारूं तो नाले, ठीक है, बड़े लेवल के नाले हैं, और वो नाले फिर जाके ईस्टर्न साइड ऑफ ह्यूस्टन वहाँ पे ड्रॉप होते हैं सिटी ह्यूस्टन लेक के अंदर और साथ में सैन जसिंटो रिवर के अंदर। Okay. तो वो इस तरीके से अभी फॉर द लास्ट अप्रॉक्सीमेटली 80 ईयर्स इसी तरीके से चलता आ रहा है सिलसिला, और बड़ा अच्छा है। अभी अगर आप ये मेरे लेफ्ट राइट के ऊपर देखें तो ये जो डिप्स आपको नज़र आ रही हैं ये डिटेंशन पॉन्ड्स हैं बेसिकली। Right. ठीक है, यहाँ पे जिस वक्त भी बारिश होगी तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये तकरीबन कोई 10 फुट से लेके 8 फुट से लेके 12 फुट 15 फुट के दरमियान में यहाँ पे पानी को डिटेन कर लिया जाता है। ये सारे गड्ढे जो गड्ढे आपको नज़र आ रहे हैं डिटेंशन पॉन्ड्स हैं, उनके साथ ड्रेनेज का सिस्टम यहाँ पे पूरे शहर के अंदर आपको ये सिलसिला नज़र आएगा, पूरे शहर के अंदर। ये अब तो जो नए डेवलपमेंट हो रही है उस नई डेवलपमेंट के अंदर इट्स अ मैंडेटरी काइंड ऑफ अ थिंग कि अगर आप 50 एकड़ से ऊपर की डेवलपमेंट कर रहे हैं और आपकी फ्लड डेवलपमेंट नहीं है, फ्लड प्लेन्स डेवलपमेंट नहीं है,
तो आपको अप्रूवल नहीं मिलेगी सिटी से काम करने की। अच्छा, तो ये आपके लिए मैंडेटोरी है। सिटी ने इस वक्त बहुत ज़्यादा काम किया है। अब ये जो नई डेवलपमेंट्स हैं उनके अंदर आपको ये चीज़ें नज़र आ जाएंगी, लेकिन जैसे जैसे आप डाउनटाउन की तरफ जाते रहेंगे वहाँ पे चूँकि लैंड एक्सपेंसिव हो जाती है और वहाँ पे रेनोवेशंस और इस किस्म के नए प्रोजेक्ट के ऊपर काम नहीं कर सकते क्योंकि वो उसके एक्सपेंसेस बहुत बढ़ रहे होते हैं। तो वो वहाँ पे क्या करते हैं, वो फिर अंडरग्राउंड डिटेंशन, वाटर डिटेंशन वो या वाटर रिजर्वॉयर्स तैयार करने शुरू कर देते हैं। ओके, ज़मीन के नीचे। अब एक क्वेश्चन यहाँ से ये रेज होता है कि अगर अंडरग्राउंड कर ही रहे हैं तो यूरोप के अंदर हम देखते हैं कि अंडरग्राउंड डिटेंशन सेंटर्स बहुत ज़्यादा काम हो रहा है उनके ऊपर, तो वो यहाँ पे क्यों नहीं होता पूरे शहर के अंदर? एक तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा आती है, दूसरा ये है कि आपको सॉइल की परमिएबिलिटी होती है कि वो वाटर को अब्जॉर्ब कितना कर सकती है। एग्जैक्टली। तो ह्यूस्टन सिटी के अंदर जो सॉइल है वो बेसिकली उसकी वाटर एब्जॉर्प्शन रेशियो जो है वो बहुत कम है, क्योंकि ये कोस्टल सिटी है, इसलिए? कोस्टल सिटी है Okay. एक्चुअली, दलदली थे। और ये ह्यूस्टन सिटी की जो फॉर्मेशन हुई हुई है वो भी लैंडफिल्स के ऊपर हुई हुई है, ये भी मैं आपको बताना चलूँ। तो ये बेसिकली लैंडफिल्स हैं, लैंडफिल्स को कन्वर्ट किया हुआ है पूरे शहर के अंदर। और खाली ये लैंडफिल्स नहीं है, ये लैंडफिल्स का जिस वक्त आप यहाँ से इनका समंदर से सतह मुर्तफ़ा देखेंगे, जिसको आप एल्टीट्यूड लेवल देखते हैं, तो आपको पता चलेगा कि जो हाईएस्ट पॉइंट है सिटी के अंदर वो केटी के अंदर वेस्टर्न साइड पे जहाँ पे इन्होंने रेजर्वॉयर्स बिल्डअप किए हुए वो 120 फुट है ओके, पानी से। और जो लोएस्ट पॉइंट है वो ईस्टर्न साइड है ह्यूस्टन सिटी की, जो कि टोटल स्ट्रेच मारती है अप्रॉक्सीमेटली, मेरा ख्याल है को अंडर 20 माइल्स का स्ट्रेच होगा। तो वो वाटर लेवल से सतह समंदर से 0 लेवल के ऊपर है। तो ये कराची के बारे में भी अक्सर लोग कहते हैं कि सतह समंदर के करीब है या उससे नीचे है। वो कहते हैं कराची वो तो नीचे है, अच्छा, कराची नीचे है। तो यहाँ पे जो सिलसिला है वो ये इस तरीके से है कि यहाँ पे एक साइड पे जहाँ पे इन्होंने डैम्स बिल्डअप किए हुए, रिजर्वॉयर्स बिल्डअप किए, वो ऑटोमेटिकली लैंडफिल्स की वजह से ज़मीन ऊपर चली गई थी, राइट। तो उन्होंने उसको बिल्डअप कर लिया। खैर नहीं आओ, तो वो बायूज़ है, वो ये सारा सिलसिला है इनके पास। तो इन्होंने काफ़ी इसके ऊपर, लेकिन हुआ ये कि हार्वी के दरमियान में जो हमें डेवस्टेशन फील हुई वो इसलिए हुई क्योंकि हमारे पास जो फ्लड गेजेस लगे हुए हैं, फ्लड डोर्स लगे हुए हैं इन रिजर्वॉयर्स के ऊपर, वो 108 फुट के ऊपर लगे हुए हैं ओके, वाटर लेवल से। ओके, और पानी सिर्फ और सिर्फ 2-2 फुट ऊपर चला गया था, सिर्फ 2 फुट, सिर्फ 2 फुट ऊपर चला गया और था। वो उसने रेड मारा। और वो बेसिकली जितना भी आपके जो रिजर्वॉयर के एरिया के अंदर जो रेजिडेंशियल एरियाज थे वो सारे फ्लड हो गए थे। तो उनको एक्सेसिव फ्लडिंग से बचाने के लिए उनके गेट्स तोड़ने पड़ गए थे या उनकी लेविस को ब्रेक करना पड़ गया था, जिसकी वजह से जो रिजर्वॉयर्स के पानी था वो पूरे शहर के अंदर आ गया। एक ये सबसे बड़ी रीज़न तो थी। और वो हम रिजर्वॉयर जाके देख रहे हैं। उनमें से एक रिजर्वॉयर का एक पार्ट हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो वो एडिक्स रिजर्वॉयर है, एडिक्स रिजर्वॉयर का आपको पार्ट दिखाएंगे, आप उसकी एक एरियल फुटेज ले लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि वहाँ पे किस तरीके से कर रहे हैं वो काम। तो ये सारा सिलसिला है, उसको अवॉइड किया जा सकता था। और ये नहीं है कि ह्यूस्टन मैनेजमेंट या सिटी की जो मैनेजमेंट है उसके ऊपर काम नहीं कर रही, सिटी की मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा काम कर रही है इसके ऊपर। अगर मैं आपके साथ प्रोजेक्ट्स शेयर करूँ तो मेरा ख्याल है मैं ज़्यादा बोल जाऊँगा, आप कोई नहीं, आई नो। और मैं बेसिकली इस पूरे फ्लड के हवाले से मैं ये पॉइंट रेस करना चाह रहा हूँ हमारे देखने वालों के लिए भी, कि इतनी सारी मैनेजमेंट के बावजूद अब अगर आप ह्यूस्टन की, टेक्सास की, अमेरिका के बाकी जो फ्लड प्रोन एरियाज़ हैं उनकी डेवलपमेंट या प्रिपरेशन को कंपेयर करें पाकिस्तान से तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है ना, ठीक है ना। तो इवन इस सब के बावजूद भी यहाँ इतने ख़तरनाक किस्म के फ्लड्स आते हैं। आई थिंक हार्वी की जो आप बात करें 2017 या जब भी वो था, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जो मैंने पढ़ा था कि जो 4-5 दिनों में जो भी इसने फ्लड, जो बारिशें यहाँ पे हुई थी, वो तकरीबन 6 ट्रिलियन गैलन ऑफ वाटर डंप हुआ था सिटी पे। विच खुदा ना खास्ता अगर इतना पानी अगर कराची पे या पाकिस्तान में कहीं ड्रॉप हो जाए तो वो तो गया, वो तो सफ़ाई हस्ती से मिट जाएंगे वो शहर। लेकिन इस सारे इन सारी आफात के बावजूद ये शहर वापस कैसे आया, वो मुझे बेसिकली, हमें तो शायद किसी हद तक पता है, मैं बाकी देखने वालों को बताना चाह रहा हूँ कि क्या मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी होती है प्राइवेट सेक्टर की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, कि जो इस ऐसी आफात के बाद भी शहर को वापस ऊपर ले आती है। I'll hold it for you. अच्छा यार आफ्ताब, ये जो आपने क्वेश्चन किया ना, इसके अंदर ना आपको सिटी की जो प्रोएक्टिव पॉलिसीज होती हैं टुवर्ड्स डेवलपमेंट एंड द सिक्योरिटी ऑफ द पीपल लिविंग इन दैट सिटी एक्चुअली एंड फॉर द लॉन्जेविटी ऑफ द सिटी एक्चुअली, वो आपको यहाँ पे नज़र आती हैं। हमारे पास जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, लुइसियाना वगैरह के अंदर कटरीना आया था, वो अभी तक स्टिल दे आर कोपिंग विद दैट। इट्स बीन लाइक 13-14 ईयर्स, अभी तक उनको प्रॉब्लम है। लेकिन इस सिटी को इन्होंने विद इन 6 मंथ्स जो है अपने पैरों पे खड़ा कर दिया। तो उसके पीछे इनकी स्टेट की, सिटी की पॉलिसीज़ थी
और मैं साथ में ये ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि जिस वक्त ड्यूरिंग द डेविस्टेशन, ड्यूरिंग द कैटास्ट्रफी, हमें एक चीज़ जो मुझे विटनेस हुई थी ना, मैं बार बार मुझे समझ आती है कि यार वो हमारे पास भी होनी चाहिए, वो ये थी कि जितनी भी जो लोकल अथॉरिटीज़ थी, वो जो काउंटी जजेस थे, लीना हिडाल्गो थी उस वक्त काउंटी जज थी, गवर्नर था हमारा, गवर्नर हो गया, फिर उसके अलावा जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं, वेदर चैनल्स हैं, वो एक एक सेकंड की रिपोर्ट अपडेट कर रहे थे। और सिर्फ एक चैनल के ऊपर नहीं कि सिर्फ आप लोकल टेलीविज़न खोलेंगे तो उसके ऊपर आपको अपडेट करेंगे, वो आपको टेलीफोन्स के ऊपर वार्निंग्स और पता नहीं हर मीडियम के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही बात हो रही थी, और वो ये थी कि आपकी जितनी भी ह्यूमन लाइफ है उसको जितना भी सिक्योर किया जाता है उसको किया जाए। तो ह्यूमन लाइफ को सेव करने के लिए वो कर रहे थे मोस्टली, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो डैमेज होना था वो तो होना ही होना था। हाँ, वो तो रिकवरेबल है। तो अब उनकी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं जिसके ऊपर वो काम कर रहे हैं, या जो पहले स्ट्रैटेजीज़ थी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हुआ हुआ है। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर आज का डेवलप नहीं है, मैंने आपसे जिक्र किया कि जो पहले जो रिजर्वॉयर है ये 1940s के डेवलप हुए हुए हैं। ओके। तो 40 से लेकर अब तक वो चल रहे हैं। हमारे फ्लड प्लेन्स उनको हमारे जो गेजेस हमें बता रही हैं उसके लिहाज से अभी तक वो काम कर रहे थे, लेकिन अब पिछले तकरीबन को 10-12 साल से, बल्कि फॉर द लास्ट 20 ईयर्स, पानी का लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है एवरी टाइम। बारिशें भी ज़्यादा हो रही हैं और फिर थ्रेट्स भी हैं, नेचुरल थ्रेट्स हैं, तो वो ऑटोमेटिकली उसकी वजह से ना अब उनको नए काम करें। तो जो नए काम कर रहे हैं उसके अंदर हमारे पास 2 रिजर्वॉयर इस शहर के अंदर मौजूद हैं, तीसरा एक और बनाने के लिए जा रहे हैं। ओके। साइप्रस क्रीक रिजर्वॉयर, वो नॉर्थ वेस्ट के अंदर ऑन टॉप ऑफ दोज 2 रिजर्वॉयर्स वो बनाएंगे। अभी आप ये राइट में देख रहे हैं, ये भी इस वक्त डिटेंशन फैसिलिटी है। इसकी एक वीडियो अगर आप बना सकें, मैं बना रहा हूँ। ये बेसिकली ये डिटेंशन पॉन्ड है, और ये साथ में हमारे जो है ना ये बायू चल रहा है, ब्रेज बायू चल रहा है, और ये तो साथ इसमें भी पानी ये आप ये देखेंगे इसमें पानी स्टोर हुआ हुआ है। ये बेसिकली ये इसी काम के लिए डेवलप हुआ हुआ है। ये लेक नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ पानी को सिक्योर करने के लिए सारा इन्होंने काम फ्लड की किया, सिचुएशन में। फ्लड्स को अवॉइड करने के लिए, ताकि पानी शहर के अंदर ना आ सके। Right. आप इस वक्त एक बायू के ऊपर से गुजर रहे हैं। राइट। तो इन्होंने जो अभी जो फर्दर आगे फ्यूचर के अंदर इस किस्म की जो फर्टिलिटीज़ हैं उनको अवॉइड करने के लिए जो प्लानिंग की है, उसके अंदर एक मैंने आपको बताया कि रिजर्वॉयर बना रहे हैं और इंस्टेंट बेसिस के ऊपर बना रहे हैं। जो इनके पास प्रपोजल्स आए थे वो ये आए थे कि 5 साल के अंदर इनको वो बनाना पड़ेगा। मेरे हिसाब से हार्वी को गए हुए ऑलमोस्ट तकरीबन कोई 5 साल का पीरियड हो चुका हुआ है, और वो रिजर्वॉयर फिनिशिंग स्टेजेस के ऊपर है। तो वो रिजर्वॉयर ऑलमोस्ट बन जाना चाहिए, बन जाएगा, और उसके ऊपर अप्रॉक्सीमेटली इन्होंने $500 मिलियन इन्होंने खर्च किया है। फिर दूसरा, इन्होंने हमारे जो 8 बायूज़ के अंदर से 6 बायूज़ को उन्होंने बेसिकली एक्सपैंड किया। तो वो एक्सपेंशन सिर्फ ये थी कि नॉर्मली जो बायूज़ की जो डेप्थ थी वो तकरीबन 10 फीट के करीब थी, 10 to 12 फीट के दरमियान थी। उसको एक्सपैंड कर रहे हैं, उसको 15 to 20 फीट पे लेके जा रहे हैं। ओके। ठीक है, और उसकी डेप्थ को इंक्रीज़ करेंगे, उसकी विड्थ को इंक्रीज़ करेंगे, तो उससे ऑटोमेटिकली वाटर रिटेंशन उसकी बढ़ जाएगी। तो उसके ऊपर भी सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ मनी इन्होंने खर्च करनी है। दैट इज़ गोना बी अप्रॉक्सीमेटली जो मेरे पास जो है $1.2 बिलियन के करीब जो है उसके ऊपर खर्चा आना है। ओके। जो थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो आपकी थी वाटर डिटेंशन बेसन्स। ओके। ये जिस तरीके से अभी आपको मैं वाटर डिटेंशन पॉन्ड आपने देखा है, इसी तरीके से वाटर डिटेंशन बेसन्स जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं, जितनी भी नई ब्रांड न्यू डेवलपमेंट्स हो रही हैं। ओके। तो अब ज़रूरी है कि अगर आपके पास 50 एकड़्स की लैंड की डेवलपमेंट आप कर रहे हैं तो उसके लिए आप उसके बेसन्स भी डेवलप करेंगे। मतलब कि कोई भी नई बस्ती यहाँ पर बसेगी, नया इलाका जहाँ पर नए घर बनेंगे, वहाँ ये रिक्वायरमेंट है कि आपको बेसन भी बनाने हैं। इट्स अ मैंडेटरी थिंग, इट्स अ मैंडेटरी थिंग, अदरवाइज बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर को अप्रूवल नहीं मिलेगी। तो ये आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आपके फ्लड प्लेन्स, आपकी 500 ईयर्स की फ्लड प्लानिंग है, आपको वो एवरी टाइम आपको प्रॉब्लम हो रही है कि वो वाटर लेवल जो है उसके अंदर वो इंक्रीज़ करता जा रहा है, तो आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। राइट। ये भी आप राइट पे भी देख रहे हैं, आपको कंसेक्यूटिवली थ्रू आउट द सिटी जो है इस किस्म की जो है ना ये जगह ये मैन मेड है या नेचुरल है, तो ये आपको नजर आएंगे। आप इनको छेड़ नहीं सकते, आप इनके ऊपर कुछ बिल्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो आप आपके पीछे आ जाएगी उसके बाद। फिर जो इनका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था, और बल्कि है भी इनका प्रोजेक्ट, ये 3 हम चीज़ों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। बेसन्स के बारे में डिस्कस कर लिया है, बायूस के बारे में, रिजर्वॉयर के बारे में। ये वो है जिसके ऊपर ये बारिशों से असरात पड़ते हैं इनके ऊपर। राइट। फिर जो इस शहर को सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है जो समंदर से आने वाली तुग़यानी है, या साइक्लोन्स हैं या हरिकेन्स हैं, आप उनको अवॉइड नहीं कर सकते। तो गैल्वेस्टन सिटी बेसिकली हमारी गैल्वेस्टन काउंटी हमें नेबर करती है, और गैल्वेस्टन की वजह से हम यहाँ पे बहुत बड़े थ्रेट लेवल के ऊपर है। ओके। तो गैल्वेस्टन अगर आई डोंट नो इफ़ यू नो अबाउट इट, 1920s 1910s के अंदर, अर्ली 19th सेंचुरी के अंदर वाज द हब ऑफ ट्रेड फॉर टेक्सास।
ओके और वहाँ पे एक बड़ा ख़तरनाक किस्म का जो है वो सिनेरियो हमने फेस किया था। हिस्टोरिकली हमें पता चलता है कि पूरा शहर बर्बाद हो गया था हरिकेन की वजह से। तो उस वक्त भी उनकी कांग्रेस के अंदर मसले मसाइल चल रहे थे, उन्होंने बिल प्रपोज किए हुए थे एक सी वॉल जो है वो डेवलप करेंगे, जो कि उस तोयानी आने के बाद उन्होंने डेवलप की। लेकिन आज जो इनके पास जो डेटा आ रहा है और जो मेजरमेंट्स आ रही हैं और जो रन ऑफ रेट्स आ रहे हैं उनके पास, तो उसके लिहाज से नज़र आ रहा है कि फ्यूचर के अंदर उससे ख़तरनाक ज़्यादा हमें हरिकेन्स फेस करने पड़ेंगे। राइट तो व्हाट दे आर डूइंग राइट नाउ इज कि दे आर बिल्डिंग अप अप्रॉक्सिमेटली अ 43 माइल लॉन्ग स्ट्रेच फ्लड गेट वॉल व्हिच इज गोना बी अप्रॉक्सिमेटली 15 फीट हाई। ठीक है, उसके अंदर फ्लड गेट्स भी लगेंगे, उसके अंदर सब कुछ लगेगा। तो वो बेसिकली वॉल जो है वो प्रोटेक्ट करेगी गैल्वेस्टन सिटी को, और गैल्वेस्टन सिटी के साथ साथ ह्यूस्टन सिटी को और नेबरिंग जितनी भी छोटी छोटी काउंटीज हैं और सिटीज़ हैं उनको। बेसिकली यानी समंदर का पानी रोकने के लिए आप कह रहे हैं तकरीबन 40 मील लंबी दीवार बनाएंगे, 15 फुट ऊंची, मिनिमम 43 माइल्स, मिनिमम 43 माइल्स मिनिमम, और वो मैक्सिमम 60 समंदर का माइल्स पानी रोकेगी। यस, तो वो समंदर का पानी रोकेगी और समंदर से। तो इसके लिए अप्रॉक्सीमेटली दे प्रपोज्ड कि हमें तकरीबन को $12 बिलियन की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि जो हमारे पास जो ओरिजिनल जो हमारे पास एस्टिमेशंस आ रही हैं इट्स गोना क्रॉस $23 बिलियन और इसके ऊपर टाइम लगेगा तकरीबन कोई 20 साल का टाइम लगेगा। और आर्म्ड कोर जो इनके इंजीनियरिंग जो कॉम्स हैं वो इसके ऊपर काम करेंगे इसको कंप्लीट करने के लिए। और हमें डेवलपमेंट का पता है, यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत जल्दी होती है। यहाँ पे अगर एस्टिमेशन 20 ईयर्स की दी है तो 15 ईयर्स के अंदर उन्होंने डेवलप करके देना ही देना। प्लस जो आपका सेकंड पार्ट था क्वेश्चन का कि ये फंडिंग कहाँ से आती है, ठीक है, इसमें ये जो नया प्रोजेक्ट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो छोटे प्रोजेक्ट सिटी के अंदर के उनके अंदर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, वो तो सिटी खुद मैनेज कर सकती, फेडरल पेमेंट्स आती हैं। सिटी ने प्रोवोक किया है लोकल इन्वेस्टर्स को और यहाँ पे क्राउड फंडिंग की गई है इस प्रोजेक्ट के लिए। तो लोकल लोगों ने जो मुखैर हजरात थे, जिनके पास पैसा था, जिनके पास वसाइल थे, उन लोगों ने खुद बढ़ के आके अपनी जेबों से पैसा खर्च किया है सिटी को बचाने के लिए। तो कर रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है आपकी प्रिवेंशन और सिक्योरिटी के लिए, ये लोगों की भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मैं बल्कि इसमें एक बात ऐड कर लूँ, अमेरिका में ये तो एक एग्जांपल है, बारहा हमें एग्जांपल्स ऐसी मिलती हैं। मसला ये है ना कि हमारे यहाँ तो जब भी कोई प्रॉब्लम स्पेशली आए तो लोग हमेशा हुकूमत की तरफ देखते हैं कि हुकूमत। आप अगर अमेरिका की मिसाल लें तो वहाँ तो प्राइवेट सेक्टर का जितना इन्वॉल्वमेंट है ऐसी डेवलपमेंट में और बाकी चीज़ों में, और जितना एफिशिएंट तरीके से प्राइवेट सेक्टर उसको करता है, आम लोग करते हैं, छोटे छोटे बिजनेसेस अगर कंट्रीब्यूट करते हैं, कोई बड़ा बिजनेस उसमें उनका फ़ायदा है, उनको अपना फ़ायदा नज़र आता है तभी करते हैं ना। हुकूमत में तो मसला ये कि जब भी आप हुकूमत से एक्सपेक्ट करेंगे कि वो बहुत सारा पैसा खर्च करे तो हुकूमत तो आप ही की जेब से पैसे निकालेगी और फिर उसमें करप्शन ये वो 10 मसाइल। प्राइवेट सेक्टर जब वो करता है तो प्राइवेट सेक्टर अपने आप को इन्वेस्ट कर रहा होता है आपके शहर में, तो यहाँ पे फिर लॉन्ग टर्म वो अपना फ्यूचर देखते हैं, तो अपना जॉब्स भी उससे क्रिएट होती हैं, बहुत सारे लोगों के रोज़गार चलते हैं। तो ये बात अक्सर लोगों को शायद नहीं समझ में आती जब हुकूमती मामले सामने होते हैं। तो आपकी जेब से जब तक नहीं निकलेगा ना तब तक आपके अंदर सेंस ऑफ ओनरशिप बिल्डअप नहीं होगी। तो सेंस ऑफ ओनरशिप आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बेहतर करती है। आप जितने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होंगे अपनी सड़कों का, आप अपने घर के बाहर का, आप अपने लोकल जो यहाँ पे अथॉरिटीज़ हैं जो कि लॉ इन्फोर्स करती हैं उनका, अपने लोगों का, अपनी कम्युनिटी का, आप अपनी हर चीज़ का ख्याल करेंगे, तो वो जो आपको एक कलेक्टिव एक इंथुजियाज्म नज़र आता है ना कि लोगों के अंदर अपनी चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ अपनी गाड़ी को, अपने घर को प्रोटेक्ट करने की बात नहीं है, अपने कपड़ों को प्रोटेक्ट करने की बात नहीं है, अपनी सोसाइटी को भी प्रोटेक्ट करना है भाई। एग्जैक्टली हमें अपनी रोड्स को भी साफ सुथरा रखना है, हमें बाहर आने वाले थ्रेट्स को भी हम लोगों ने खुद केयर टेकिंग करनी है और गवर्नमेंट के साथ मिलकर करनी है। अगर गवर्नमेंट को सिर्फ और सिर्फ पॉइंट आउट करते रहेंगे ड्यूरिंग हार्वी, अब सिलसिला ये हुआ था कि हमारे पास बहुत सारी, अब ये श्योर पाकिस्तान के अंदर भी ये सिलसिला हुआ है, पूरे पाकिस्तान से नॉर्थ से लेके साउथ तक हर बंदा उठ के जो कर सकता था वो करने के लिए निकला है। लेकिन एक चीज़ जो हमें जो मुझे मैं आई वांटेड टू से वाज कि हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये, आप हेल्प करना चाहते हैं, आप कपड़े निकालेंगे, आप जूते निकालेंगे, आप खाने पीने की अशिया निकालेंगे और पहुँच जाएंगे कि यार हम हेल्प करने के लिए पहुँचे। ज़रा अगर प्रोएक्टिव किस्म की अप्रोच हम लोग रखें और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके हम लोग मूव करें, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हम लोग ये सोचें कि हम लोग थोड़े से वसाइल बेहतर करके, थोड़ा सा फंड ज़्यादा क्रिएट करके, अगर हम उन लोगों की रोज़गार के ऊपर काम करें, उस इंफ्रास्ट्रक्चर से उन लोगों को रोज़गार बना के दें ताकि वो वहीं पे ही काम करके वहीं से ही अपने बच्चों के लिए जो है ना पैसे वगैरह इकट्ठे करके रोज़गार बना के
अपने अंदर उनके अंदर सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट भी हासिल होगी, साथ में उनको इस चीज़ का एहसास होगा कि ये शहर हमने अपने हाथों से वापस रीबिल्ड किया है। Exactly. तो सेंस ऑफ ओनरशिप भी उनकी डेवलप होगी, आप उनको अनएम्प्लॉयमेंट से भी दूर रखेंगे, उनको बेनिफिट भी इस चीज़ का मिलेगा, आपके अंदर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और करेज बहुत डेवलप होगा। वो कहते हैं ना, कौन सी कहावत है कि यू गिव अ मैन फिश, यू फीड हिम फॉर अ डे, यू टीच अ मैन हाउ टू फिश एंड यू फीड हिम फॉर अ लाइफ टाइम। लाइफ टाइम एक्चुअली, यस, एंड दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इन्होंने भी यहाँ पे यही किया है। इन्होंने जिस वक्त ये शहर बर्बाद हो गया था तो उस वक्त यहाँ के लोकल लोगों को जॉब्स दी हैं। आज वो देखे ना, उसके बाद एकदम से इकॉनमी दोबारा फ्लरिश कर गई यार। तो ये वो चीज़ें हैं। ये अब ये हम यहाँ पे ये एडिक्स के एरिया के अंदर एंटर हो रहे हैं। आप अगर अपने कैमरे से अगर दिखाना चाहें, ये अभी एज सच हम सिटी लिमिट्स के अंदर हैं, ठीक है। और ये हमारे पास हैरिस काउंटी है, हैरिस काउंटी के अंदर है। तो ये अब यहाँ पे ये बेसिकली हमारे पास फ्लड प्लेन्स हैं, ये शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे मोस्टली अगर आपको किसी किस्म की इस्टेब्लिशमेंट नज़र आएगी, वो गवर्नमेंट की या फेडरल इस्टेब्लिशमेंट होगी, वो आपको नज़र आएगी, स्कूल्स नज़र आ जाएंगे। अब ये हैरिस काउंटी का ये जॉर्ज बुश पार्क का ये एरिया शुरू हो गया हुआ है। या आप डिप्स जो देख रहे हैं या डिचेस जो देख रहे हैं, और सामने एक छोटा सा एक बायू भी चल रहा है, ये एडिक्स रिजर्वायर का इलाका है, ठीक है। और यहाँ पे ये इलाका छोटा इलाका नहीं है, ये तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली कोई 80 एकड़ के ऊपर जो है ये सारा इलाका है। 80 एकड़ के ऊपर ये इलाका है शहर के अंदर। यहाँ पे किसी भी किस्म की कोई गवर्नमेंट की बॉडी की कोई आपको डेवलपमेंट नजर नहीं आएगी, किसी प्राइवेट बॉडी की डेवलपमेंट आपको नजर नहीं आएगी। सामने चले व्यू इसका, बड़ा खूबसूरत व्यू आता है। तो ये बेसिकली सारा का सारा जितना भी खूबसूरत एरिया आपको नजर आ रहा है, ये बेसिकली जब यहाँ पे बारिशें होती हैं तो यहाँ पे पानी को प्रिजर्व करता है ये एरिया। ये पानी को प्रिजर्व करने के लिए बनाया गया। पॉन्ड्स वगैरह, ये तो डिटेंशन पॉन्ड है, ये बेसिकली ये भी इसीलिए बना हुआ है। यहाँ पे लोग आते हैं, बैठते हैं, पिकनिक भी करते हैं। अभी हम वापस आते हैं तो मेरे ख्याल गाड़ी यहीं पे लगा के एक ड्रोन शॉट भी ले लेंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ, आपको आइडिया होगा कि ये एरिया छोटा नहीं है, ठीक है। और इसकी डेप्थ आप देखें, रोड से इसकी डेप्थ मिनिमम तकरीबन कोई 5 to 7 फीट के ऊपर है, ठीक है। और जैसे जैसे आप आगे मूव करते जाएंगे तो ये 10 to 12 फीट के ऊपर भी चला जाएगा, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस आपके पास बन जाएगी और बहुत बड़ा। तो शहरों के बीच में या शहरों के दरमियान में इतने बड़े बड़े फ्लड प्लेन्स डेवलप करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो बर्बाद होता हो जाए, कोई मसले वाली बात नहीं है, लोगों को कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं, एग्जैक्टली आप देखें ना कि इतनी डेवलपमेंट के बावजूद, और ह्यूस्टन आई थिंक वन ऑफ द, लाइक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड, लाइक वो आपके हाईवेज, ब्रिजेस, ये सब कुछ, इतनी डेवलपमेंट के बावजूद शहर के अंदर इतना बड़ा स्पेस रखना, इसका कोई मकसद है ना? कोई पागल लोग तो नहीं है कि इतना बड़ा खाली जगह छोड़ दिए एक शहर में जितने डेवलपमेंट की मजीद ज़रूरत है, बट इट पेज ऑफ इन द लॉन्ग रन, इन अ सेंस कि आपको ये बड़ी आफात से बचाती है ये चीज़ें। तो कितना आपका, आप ये सोचें कि अगर ये इलाका यहाँ पर ना हो और वही बारिशें हों तो फिर क्या शहर की ऐसी तैसी हो जाएगी? आप तो जितना बारिश यहाँ पर होती है सर, आप लास्ट हार्वी के दरमियान में जो रिकॉर्ड आया था वो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 48 इंचेस का था, तो 48 इंच अप्रॉक्सीमेटली बारिश हुई थी यहाँ पे। ओके। तो अब वो 48 इंचेस बहुत मैटर करती है यार। हमारे पाकिस्तान के अंदर 13 इंच बारिश हो जाए तो पाकिस्तान जो है ना उसकी हालत ख़राब हुई हुई होती है। तो 48 इंच बारिश हुई हुई थी। तो आपको बेसिकली ये प्लेन्स ये डेवलप करने हैं यार, आपको रिजर्वायर्स भी डेवलप करने हैं। मैंने लास्ट टाइम मैंने अपने पॉडकास्ट के ऊपर भी ये बात की थी इसके ऊपर कि भाई आप अगर नहीं भी बना सकते हैं तो कोई मसले वाली बात नहीं है। लोकल्स अपनी कम्युनिटी के अंदर जो है ये मैन मेड रिजर्वायर बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बस आप अपनी चीज़ें जो ना खाली कराएं। अब इन्होंने जो नए प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं उसके अंदर नया काम ये शुरू किया है कि जो बायूज़ के साथ साथ जितने भी रिटेंशन पॉन्ड्स और रिटेंशन के एरियाज थे जहाँ पे पानी का रन ऑफ बहुत ज़्यादा था, वहाँ पे 2-2 हज़ार घर खाली करवा के उनको कहीं और मूव करवाया। ओके, ठीक है। तो ये सिटी की प्लानिंग है। सिटी आपके लिए सोच रहा है, सिटी आपको कह रहा है कि भाई आप हर साल या 2 साल 3 साल के बाद जो बारिशें होती हैं, अगर इसी तरीके से यहाँ पे रहेंगे तो आपको तो इंश्योरेंस कंपनीज आपको तंग करेंगी और थ्रू आउट द ईयर आप इसको रेनोवेट करेंगे, फिर बारिश होगी फिर ख़राब हो जाएगा, फिर बारिश होगी फिर ख़राब हो जाएगा। तो वाई नॉट कि आप लोग यहाँ से मूव कर जाएं, हम आपको किसी और जगह पे जो ना सस्टेनेबल जगह के ऊपर यहाँ से मूव करवा देते हैं। तो इसके लिए ईजियर फॉर यू एंड फॉर अस ऑल्सो। तो अब ये देखें, अभी हम इसी तरीके से आगे चलते रहेंगे, ये सारा का सारा सिलसिला इसी तरीके से चलता रहेगा। ये जॉर्ज बुश पार्क है, हम यहाँ पे ये पार्क के अंदर भी बेसिकली ये पार्क बनाया इसीलिए गया था कि यहाँ पे पानी को जो है ना यहाँ पे प्रिजर्व किया जा सके। तो इस शहर, अब ये
प्लेन्स आपके सामने हैं और ये सिटी के बीच में है आप, तो आई थिंक कि ऐसा ही होना चाहिए। और ये कोई ब्रांड न्यू इस्टेब्लिशमेंट नहीं है आफ्ताब, ये ब्रांड न्यू इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, ये मिनिमम भी ये 1940 से 80 साल पुरानी इस्टेब्लिशमेंट है। तो आप यहाँ से इमेजिन करें कि ये लोग कितना अरसा पहले सोच रहे थे कि हमें अपने लोगों को, अपने शहरों को प्रिजर्व करना है। ये पूरे शहर की जो हिस्ट्री है वो 50-60 ईयर्स की दूर की है। एग्जैक्टली। ठीक है, और आप 80 साल पहले शहर बनाने से पहले उसको प्रिजर्व करने के बारे में प्लान कर रहे हैं। और हमारा आज का अलमिया ये है कि हम बने बनाए शहरों को बचाने के लिए भी हम कुछ नहीं करने के लिए तैयार। तो ये प्रोएक्टिव अप्रोच है एंड आई बिलीव कि हमें इसके ऊपर काम करना चाहिए। अच्छा जी, तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ अब ह्यूस्टन में दानिश भाई के साथ अगेन एक ऐसे इलाके में जो मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि जब पिछली 3-4 साल पहले यहाँ पे एक बड़ा फ्लड आया था अमेरिका में, ह्यूस्टन में, तो ये सारे इलाके जो हैं ये फ्लड का शिकार हो गए थे। आप ये देख सकते हैं ये तमाम घर जो हैं यहाँ पर और ऐसे बहुत सारे इलाके थे जो यहाँ पे फ्लडेड हो गए थे, सारी सड़कें और घर। और यहाँ देख के कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि ये इलाके जो हैं कभी फ्लड हुए थे। दे ऑल केम बैक। तो दानिश भाई बेसिकली उन तमाम हमारे दोस्तों के लिए जो कि ये फ़्लड की रिकवरी से, ख़ासकर जो होम ओनर यहाँ पर है अमेरिका में है, अगर इस तरह कोई बड़ा फ्लड आता है तो वो किस तरह रिकवर होता है इंश्योरेंस के बारे में, या ये सारे इलाके जो हैं आपको क्या लगता है किस तरह कम बैक हुए हैं? अच्छा, ये जिस इलाके के अंदर है, ये सबसे पहले मैं बता दूं, ये बेलेर है। इसको चाइना टाउन भी बोलते हैं। हाँ, चलें हम इधर आ जाते हैं। तो हम चाइना टाउन के इलाके के अंदर हैं और ये बेसिकली जिस इलाके के अंदर है, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली पानी जो था ये तकरीबन कोई 4 से 5 फुट के करीब था। तो घरों के अंदर पानी जा चुका हुआ था। तो लोगों का नॉर्मली यहाँ पे आप देख रहे हैं सिंगल स्टोरी हाउसेज हैं और सिंगल फैमिली होम्स हैं। 1970s और 80s के दरमियान की डेवलपमेंट हुई हुई है और मोस्ट प्रॉब्ली इन घरों के अंदर जो है वो फ्लड जो है ना, वो इन्होंने इंश्योरेंस नहीं ली हुई थी। तो फ्लड इंश्योरेंस अब डेफिनेट सी बात है, अगर आपके पास है तो आपको एडिशनली सिक्योर कर रही है। अगर आपके पास नहीं है तो इसका मतलब ये है कि यू आर टॉकिंग एटलीस्ट अगर आपका सिंगल फैमिली होम अगर नीचे से अगर डैमेज हो जाता है तो आपका $50,000 to $60,000 जो है वो रेनोवेशंस के अंदर खर्चा आ जाना है। ठीक है, तो ऐसे जियो प्लेन्स के ऊपर जहाँ पे फ्लड प्लानिंग नहीं हुई हुई या 500 साल की थी और वो कंप्लीट हो चुकी हुई है, तो वहाँ पे रेकमेंडेड है कि आप इंश्योरेंस अपने साथ ज़रूर रखें। नहीं होगी इंश्योरेंस तो ऑटोमेटिकली इट्स गोना बी आउट ऑफ योर पॉकेट। तो बेसिकली दिस इज़ अ फैक्ट ना, आप पाकिस्तान में जब आप या बाकी दुनिया में बात करें तो अक्सर ऐसी जगहों को देख के सबसे पहले लोगों के जहन में ख्याल आता है कि देखो यार वहाँ की हुकूमत कितनी अच्छी है कि फ़्लड होने के बाद रिकवर। इसमें हुकूमत का तो इसको मतलब प्राइवेट सेक्टर का अच्छा खासा इन्वॉल्वमेंट है। इट्स अ मॉरल एंड पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आई वुड से। और ये बेसिकली आपकी अपनी ज़ाती रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी आई एम श्योर कि यहाँ पे कम्युनिटी ने बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया एक दूसरे को। तो जो यहाँ के लोकल्स हैं, लोकल्स ने भी बहुत ज़्यादा एक्टिविटी की और उसके अंदर अगर देखें अब यहाँ पे कम्युनिटी जो है एज ए होल आई एम श्योर पूरी दुनिया के अंदर भी करती है, लेकिन यहाँ पे चर्च, यहाँ पे लोकल कम्युनिटीज़, ये चाइनीज़ एरिया है तो इनकी अपनी कम्युनिटी बहुत स्टेबल है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे आई एम श्योर कि जिन लोग जो नहीं अफोर्ड कर सकते थे, तो फीमा से उनको सपोर्ट नहीं मिल सकी है, उनको फेडरली किसी इदारे से सपोर्ट नहीं मिल सकी है, तो वो अपने कम्युनिटी सेंटर्स के अंदर या चर्च से जाकर उन्होंने फाइनेंशियल असिस्टेंस ली है। तो लेकिन उसका आज ये देखें कि वो जो भी था वो कलेक्टिव एफर्ट थी, वो फेडरल की तरफ से थी, वो फीमा की तरफ से थी, वो यहाँ के इनके लोकल जो जितने भी सेंटर्स थे उनकी तरफ से थी। आपको यहाँ पे किसी भी जगह के ऊपर, किसी भी घर के बाहर कोई आपको ट्रैश नज़र नहीं आएगा, आपको गन नज़र नहीं आएगा, डेवलप्ड सारे के सारे घर नज़र आएंगे और ये सारे के सारे रेनोवेट हुए हैं। ये बाद में, ये हार्वी के बाद रेनोवेट हुए हैं। अगर आपको मैं आई डोंट नो कि वुड इट बी पॉसिबल फॉर मी टू लाइक लिटरली पुट आउट यू नो एनी वीडियो फ्रॉम यूट्यूब टू गिव यू अ कंपैरिजन के व्हाट वाज हैपनिंग एट द टाइम ऑफ हार्वी। अगर आप इसको साथ कंपेयर करके दिखाएं तो ये सारे घर जितने भी थे, इसके बाहर हर घर के बाहर ट्रैश पड़ा हुआ था। हर घर के बाहर, पूरे ह्यूस्टन के हर घर के बाहर ट्रैश पड़ा हुआ था। तो ये डेवलपमेंट उसी वक्त ही कंप्लीट कर दी थी इन लोगों ने, बहुत रैपिड डेवलपमेंट थी ये। चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया दानिश भाई। तो ये एक छोटा सा हमने सोचा कि एक आपको एक इलाका भी दिखा दें किस तरह यहाँ पर फ्लड हुए थे चीज़ें और किस तरह रिकवर हुई थी। इसके अलावा दानिश भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर यू नो गिविंग अस ऑल दैट इन्फॉर्मेशन। ऑल द थैंक्स टू यू कि आप हमारे पास डिट्रॉइट से ऑल द वे हमारे पास पहुँचे, आप मेरी कॉल के ऊपर आए, थैंक यू वेरी मच। एक छोटा सा शाउट आउट,
आप लोगों को अगर आफ्ताब का पॉडकास्ट देखना है तो पाकी पार्लर यूट्यूब के ऊपर देखें। एग्जैक्टली हमारी ठीक है। पॉडकास्ट ये वीडियो इनफैक्ट जब तक आएगी तब तक वो पॉडकास्ट भी आ चुकी होगी, हम अपने पेज के थ्रू भी लोगों के साथ शेयर कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच, यू आर डूइंग अ ग्रेट एफर्ट। Thank you very अपनी much. पॉडकास्ट के अलावा दानिश भाई जो हैं फाइनेंस से रिलेटेड भी लोगों की काउंसलिंग करते हैं, बहुत सारे एंडेवर्स पे सक्सेसफुल हुए हैं, करने जाएंगे, कर भी रहे हैं। सो गुड लक विद एवरीथिंग Thank you very much, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। दैट्स इट, विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।